हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। माय नेम इज़ मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। एंड ये सारे जो सेशंस हैं आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, और यहाँ से आप इम्प्रूव भी कर रहे होंगे। तो सेशंस को लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर न्यू है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यही चैनल आपको यहाँ पे यूपीएससी के जो लेवल के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, सो आज के सेशन में हम टॉप 50 क्वेश्चंस का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इससे पहले सेशन ऑलरेडी हो चुका है पार्ट 1 का, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सो आज के सेशन में हम अदर 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और ट्राई करिएगा कि फर्स्ट आप क्या करोगे, खुद से सॉल्व करोगे एंड देन आप सॉल्यूशन को देखोगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हमारे पास एग्जाम में आता है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि काउंट कर लेना है कितने लेटर, उसके बाद डिवाइड करना है उस हिसाब से। तो अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे 5, 10, 15 एंड 20 लेटर्स है। तो जब भी 20 लेटर होते हैं सबसे पहले हम 4 या 5 में इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 के गैप में एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम 5 के गैप में डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट में यहाँ पे एक ओ आ रहा है, इसमें लास्ट में ओ आ रहा है, इसमें लास्ट में ओ आ रहा है। हो सकता है कि सभी का जो लास्ट एलिमेंट है वो ओ हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे से देखोगे इसमें एल एम है, इसमें पहला लेटर के है, इसमें पहला लेटर के है, इसमें डैश है, देन अगेन के है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखो, आपके पास इसमें क्या हम के फिल कर सकते हैं? थर्ड नंबर पे के है, बिल्कुल है अभी के लिए। ठीक है, सो आप देखोगे के एल एम ओ, के एल एम, ये सेम फिल हो रहा है। फिर यहाँ पे के एल, तो ये के एल एंड के एल, तो यहाँ पे भी हम के एल बना दें। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमें एक सीक्वेंस चाहिए होता है, एक पैटर्न चाहिए होता है जो रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका के एल एम डबल ओ आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे के एल एम डैश ओ है, यहाँ पे के एल डैश ओ है। तो आप इसको सिमिलर बनाने की कोशिश करो। अगर आता है तो आंसर में आपके ऑप्शन में प्रेजेंट होगा, नहीं आता है तो कुछ और ट्राई कर लेना। ठीक है, सो देखिए आपका यहाँ पे डबल ओ है, हमने यहाँ पे डबल ओ सेम कर दिया है। यहाँ पे एक ही सिंगल ओ की जरूरत है, हमने सेम कर दिया। यहाँ पे आपको एम की जरूरत है, क्योंकि सिमिलर अगर हम बनाएं। अब आपका सिंपल पैटर्न चल रहा है, किसका चल रहा है? के एल एम डबल ओ का इजिली चल रहा है। तो आप यहाँ पे से देखो, क्या आपने जो फिल किया वो ऑप्शन में है ओ एल के ओ एम, तो हमारे पास ऑप्शन में है सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, Which one of the following completes the sequence? Again, continuous letter series है। यहाँ पे फिर से आप काउंट करिए कितने लेटर्स हैं आपके पास। 1, 2, 3, 6, 10, 13 एंड 16। ठीक है, अब 16 के लेटर हैं तो 4 के गैप में भी हो सकता है, 8 का थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 4 का गैप कर सकते हो आप, 2 का भी कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विथ 4 का अगर हम एक बार करें तो यहाँ पे हमको इस तरीके से आपके पास बी लास्ट ऑप्शन, मतलब बी लास्ट लेटर है, बी लास्ट लेटर है, बी लास्ट लेटर है। तो अगर हम सेकंड वाला ऑप्शन देखें तो बी और बी हमारे पास है, और फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखें तो सबके आगे बी है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें इनमें से बी को फिल करना, तो बी डबल ए, क्या ये सेम बन रहा है किसी के? देखो डबल ए यहाँ आ रहा है, डबल ए यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बी ए है, बी ए है, बी डैश है और फिर ए है। तो यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। अगर हम सिमिलर बनाना चाहें इसको तो एक पैटर्न बताएं, तो बी ए बी, बी ए बी और बी ए। अब इसको अगर कंप्लीट करोगे तो आपको लास्ट में ए बी दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। 3 ऑप्शंस में हमारे पास बी ए बी है, और यहाँ पे बी ए बी, सबको सेम हो गया। अब देखो हमारे ऑप्शन में ये रहना चाहिए, और जो हमने फिल किया एक सीक्वेंस बन चुका है हमारा। तो क्या ये है हमारे पास बी बी ए बी? तो आपके पास ऑप्शन आ गया है ये वाला आंसर। ठीक है, चलिए ओके, सो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास ब्लड रिलेशन का, आप देख सकते हो, बट ये सिंपल उस ऑर्डर में आपको प्रेजेंट नहीं किया गया है। यहाँ पे
आपके पास डेटा सफिशिएंसी में ये जो क्वेश्चन है प्रेजेंट किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा सफिशिएंसी के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बट याद रखिएगा बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तभी जाके इस टाइप के क्वेश्चंस का आप सही आंसर करते हो। ठीक है, ट्राई करिए इसको एक बार वीडियो पॉज करके। ओके, सो यहाँ पे देखो हमारे पास सिर्फ ये पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टी टू क्यू। जब भी याद रखना दो से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो हमेशा आप क्या करते हो, आप जो ऑप्शंस में कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है उसके हिसाब से चलते हो। अब यहाँ पे आपके पास 1, 3 एंड 4 को कंबाइन करना है, नीचे वाले ऑप्शन में 1, 2 एंड 3 को कंबाइन करना है। उसके बाद आपको करना है सारे स्टेटमेंट को कंबाइन, और उसके बाद कंबाइन करके आंसर आ गया तो फोर्थ ऑप्शन, नहीं आया तो थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखिए, हमारे पास T इज एस सन, P एंड R आर सिस्टर, P एंड Q आर मैरिड कपल। आपको बोला गया T का रिलेशन Q से क्या है। T का रिलेशन पूछा है तो T का जेंडर क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे T इज एस सन क्लियर है, और T का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ इसी से है। ठीक है, अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे 1, 3 एंड 4 को अगर हम करें यहाँ और यहाँ पे से, तो आपको क्या क्या मिलेगा ये चीज देख लीजिए। तो T जो है वो S का सन है, P और Q मैरिड है, S इज द फादर ऑफ R। अगर R का फादर है तो R और T सिबलिंग हुए, R का फादर हो चुका है S, और P एंड Q मैरिड है। अब P और Q आपका साइड में हो गया, बट हमको नहीं पता कि ये दोनों कैसे इस दो फैमिली ट्री को कैसे कंबाइन करें। तो इसका मतलब इसको यहीं पे अब आपको हटाना पड़ेगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ से नहीं आ रहा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से देखिए। अब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से देखो तो फोर्थ वाला हटाना पड़ेगा, जिसमें आपके पास S जो है फादर नहीं है, बाकी चीजें आपको गिवन हो रखी हैं। P एंड Q मैरिड है, P एंड R सिस्टर है। तो अगर आपका P और R सिस्टर बन गए, यहाँ पे P और Q मैरिड हो गए, फिर से आप इस फैमिली ट्री को कंबाइन नहीं कर सकते हो। अब इसका मतलब है सबको कंबाइन करो। अब सबको मतलब 1, 2, 3 एंड 4 तीनों को ही, चारों ही स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक बार देखिए कि P और Q मैरिड है, P और R सिस्टर हैं। साथ में पहले इन दोनों को देखो, फर्स्ट और फोर्थ को। S इज द फादर ऑफ R, यहाँ पे आपने R रखा, फिर P और R सिस्टर हैं तो P और R इधर आ जाएगा, और फिर P और Q मैरिड हैं तो P और Q मैरिड इधर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ T टू Q। T का क्या रिलेशन है, T जो है Q का जो वाइफ है उसका भाई है, Q की वाइफ का भाई। तो आंसर में क्या आएगा, ब्रदर इन लॉ आपका आंसर आ रहा है। आपको बस ये देखना है कि क्या आप आंसर तक पहुंच पाए। बिल्कुल पहुंच पाए अगर आप चारों ही स्टेटमेंट को ऐड करोगे तो। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगेन सेम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इज रजत्स रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट। तो सबसे पहले याद रखिएगा रैंकिंग के चैप्टर के ये टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चन का रियल मीनिंग और इसको सॉल्व कैसे करते हैं समझ पाओगे। जरूरी नहीं है कि जितना बड़ा क्वेश्चन, जैसे ये वाला काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा था कि 4 स्टेटमेंट से देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है कि जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है उतना ही आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो काफ़ी चीज़ें हम इजीली सॉल्व, मतलब आंसर हम जल्दी फाइंड आउट कर पाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताना होता है कि जो डेटा गिवन है क्या वो सफिशिएंट है कि नहीं, क्या वो आपको आंसर तक ले जा सकता है या नहीं। अब आपका ओवरव्यू अगर आपने कर लिया कि हाँ ये आंसर तक जा सकता है तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। ठीक है, और पूरा आंसर आपको निकालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें वहां आंसर थोड़ी मार्क करना होता है। ठीक है, चलिए, सो आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। कह रहे हैं फर्स्ट को देखिए, अमन की जो रैंक है 2 रैंक अबव रजत है एंड 37th फ्रॉम बॉटम है। यहां से आप रजत की कहां से रैंक निकालनी है, टॉप से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, टोटल स्टूडेंट आपको गिवन है 50 स्टूडेंट्स। ये 50 स्टूडेंट वाला जो आपके पास डेटा है वो दोनों में ही आप यूज करोगे। तो पहले सिर्फ फर्स्ट से देखो, फिर सेकेंड से, नहीं हुआ कंबाइन करो। फर्स्ट से देखो, अमन जो है वो आपके पास 2 रैंक ऊपर है, ठीक है, रजत से। तो आपके पास रजत यहां होगा और एक पर्सन बीच में होगा, उसके बाद अमन होगा। अमन की रैंक 37th फ्रॉम बॉटम है। अगर ये पर्सन 37th पे है नीचे की साइड से, तो ये वाला पर्सन आप निकाल नहीं सकते। 2 रैंक ऊपर, ये वाला 36th हो जाएगा, और आपके पास रजत की रैंक हो जाएगी 35th। कहां से, बॉटम से। आपको अब एक फॉर्मूला पता होगा कि जब हमारे पास दोनों मतलब एक साइड से पर्सन की रैंक पता हो, टोटल पर्सन पता हो, तो उसी पर्सन की दूसरी साइड से भी रैंक निकल जाती है।
कैसे निकलती है? t इज इक्वल्स टू एक रैंक रख लो प्लस एक साइड से मान लो मुझे निकालना है -1। अब आप इस इक्वेशन में r को सॉल्व कर सकते हो। आपके पास टोटल स्टूडेंट भी गिवन है 50। बस यहां से अब आप r की रैंक, r का जो आंसर है वो निकाल सकते हो। r के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, आपको पता है यहाँ से निकल ही जाएगा, इस इक्वेशन से r निकल ही जाता है। 34 यहाँ पे 50 माइनस 34 कितना हो जाएगा? 16। उसकी रैंक निकल गई। तो इसका मतलब फर्स्ट से आंसर आ गया। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी फर्स्ट से आगे और आपके पास इस टाइप का कोई ऑप्शन कभी भी गिवन हो, याद रखिए इस ऑप्शन का मीनिंग होता है कि अकेला अकेला फर्स्ट के डेटा को यूज करके आपने आंसर निकाला एंड आप सेकंड के डेटा को अकेले से यूज करके भी निकाल सकते हो। तो जब भी याद रखिएगा इस टाइप का ऑप्शन आप पे गिवन हो तो सेकंड वाले को भी ट्राई करना पड़ेगा। तो अब आपका फर्स्ट से निकल गया, करेक्ट है। सेकंड से भी देखो, ऋषभ की रैंक 4th है बिलो से, सॉरी ऋषभ इज 4th रैंक बिलो रजत। ठीक है, रजत अगर यहां है तो 1 2 3 और यहां पे आपके पास ऋषभ है। ओके, एंड इन 31st फ्रॉम बॉटम, मतलब जो ये ऋषभ है वो 31st पर्सन है बॉटम से। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए, क्या आप अगेन वही बात है कि ऋषभ की रैंक 31st से है तो रजत की भी रैंक बॉटम से आ जाएगी। जब रजत की रैंक बॉटम से आ गई और टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन है तो एक रैंक आ जाएगी। सेम चीज है, सेम मेथड है। तो यहां पे से भी आपको पता चला कि सेकंड से भी आंसर आ जाएगा। इसलिए हम चूज करेंगे ईदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इज अलोन सफिशिएंट। इसका मतलब है अकेले अगर आप इसका भी और इसका भी, इनमें से किसी को भी यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोथ का मतलब होता है दोनों को मिलाकर। यहां पे आपने मिलाया नहीं है, अलग अलग यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लॉक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि इफ अ क्लॉक गेन्स 5 मिनट एवरी आवर एंड शोज द करेक्ट टाइम एट 5 AM, तो रॉन्ग टाइम मतलब एक एरर, जो क्लॉक है वो एरर दिखा रहा है, एरर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे गेन हो रहा है 5 मिनट, कब? एवरी आवर, तो एक घंटे में कितना गेन कर रहा है वो? 5 मिनट्स गेन कर रहा है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि व्हाट टाइम विल इट शो एट 10 AM ऑन द सेम डे। उसने कहा कि एंड शोज द, मतलब जब पहला करेक्ट टाइम दिखा आपको, वो आपने जब देखा तो 5 AM पे उसने करेक्ट दिखाया था, ये करेक्ट। इसके बाद वो कुछ कुछ हर एक घंटे में 5-5 मिनट आगे बढ़ता रहेगा, हर एक घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा, हर एक घंटे में 5 मिनट अलग टाइम दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि उसने कहा कि जब रियल में 10 बजना था, 10 AM होना था, ठीक है, ऑन द सेम डे की बात हो रही है, 10 AM होना था, तो एक्चुअल में 10 AM की जगह पे क्या दिखा आपको? तो रॉन्ग टाइमिंग का आपको पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहले तो आप देखो कि कितने आवर हुए होंगे, रियल में कितने घंटे हो चुके हैं। अब 5 आवर्स में कितना टाइम वो गेन कर चुका होगा, ये निकालना होता है। तो अब 1 आवर में अगर 5 मिनट है तो 5 आवर्स में कितना आ जाएगा? 5 × 5 दैट इज 25 मिनट्स, राइट। अब वो, इसका मतलब इन 5 घंटों में वो 25 मिनट गेन कर चुका है। इसका मतलब जो ये सही टाइम था, यहाँ से 25 मिनट आगे की तरफ गेन हो रहा है तो आगे की तरफ दिखाएगा। रियल टाइमिंग आपका कितना, मतलब जो रॉन्ग टाइमिंग अब शो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा आपकी गलत घड़ी में, आ रहा होगा 10:25 है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपको ये निकालना होता है कि जब सही टाइम आपने देखा था उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरवल में आप देखने वाले हो उसके बीच में कितने आर प्रेजेंट हैं। ध्यान रखिएगा कि रॉन्ग टाइमिंग पूछा है या राइट टाइमिंग पूछा है, ठीक है। और इस हिसाब से अगर 1 घंटे में 5 मिनट या फिर 1 घंटे में 20 मिनट या फिर 24 आवर्स में 20 मिनट्स, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आया तो यहाँ से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सिलॉक्स का क्वेश्चन है, देखिए सम बेड आर सोफा, कुछ बेड सोफा हैं, ओके, ऑल सोफा आर वुड और सम वुड आर टेबल। ये आपके पास डायग्राम बना है। अब यहां देखो, सर्टेनली सम बेड्स आर
टेबल। सर्टेनली वर्ड का कोई ज्यादा ऐसा मीनिंग नहीं है। सर्टेनली का मतलब सिर्फ ये बोला गया कि आप 100% श्योरिटी से बताओ कि अगर सही होगा ये तो 100% आपको श्योर होना पड़ेगा, ये आपको यहाँ से डिराइव होना चाहिए लॉजिकली। तो सम बेड्स आर टेबल, ये रहा बेड, ये रहा टेबल। आपको जब भी इस तरीके का डायग्राम दिखता है, बेड का सर्कल स्पेस यहीं तक खत्म है और टेबल का यहीं तक खत्म है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन हो रखा है, नो डायरेक्ट रिलेशन। तो जब हमारे को किसी के रिलेशन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता है तो वो कैसे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, हमें क्या पता। हमें क्या पता कि वो सामने वाला पर्सन जो है वो 20 एज का है या फिर 15 एज का या 30 एज का, हमें क्या पता। अब कोई कहेगा कि पॉसिबल है कि वो 25 एज का है, हम कहेंगे हो सकता है, बट हमें नहीं पता ना। तो सर्टेनली वी आर नॉट श्योर, राइट। सर्टेनली के लिए हम तो श्योर है ही नहीं, तो गलत करते हो आप। तो श्योर नहीं होते तो गलत करना पड़ता है। सर्टेनली सम सोफास आर टेबल, सर्टेनली सम, अगेन सोफा एंड टेबल के बीच में भी नहीं है कोई डायरेक्ट रिलेशन। वाई, वुड एंड सोफा, वुड एंड टेबल के बीच में है, वुड एंड सोफा का रिलेशन है, बट इन दोनों का नहीं है क्योंकि इसका स्पेस यहीं तक खत्म हो गया, इसका स्पेस यहीं तक खत्म हो गया। तो अगेन इनके बीच में भी हम डायरेक्टली क्या होता है, मतलब सर्टेन नहीं हो सकते, 100% श्योर नहीं हो सकते। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नीदर 1 नॉर 2, ठीक है, यहाँ पे नॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कहा गया 5 पर्सन्स हैं, आर स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। ओके, चलो नॉर्थ देख रहे हैं। W इज 20 मीटर टू द राइट ऑफ Y, तो Y अगर यहां पे होता है, इसके 20 मीटर पे आपके पास W है, ठीक है, 20 मीटर टू द राइट ऑफ Y, तो ऐसे बनेगा। V इज 30 मीटर साउथ, नीचे की तरफ V बनेगा। ये आपका कितना था 20 ना, और ये आपका कितना हो गया 30, तो V आपके पास यहाँ पे हो गया। X इज 15 टू वेस्ट ऑफ W, वेस्ट ऑफ W, अब ये देखो यहां से लेकर यहां तक 20 है और X आपका 15 है, तो यहाँ पे अगर X आता है तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है 15, और ये वाला जो डिस्टेंस बचा होगा, जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा, X और Y के बीच में बचा हुआ ही डिस्टेंस मिलेगा। तो ये आपके पास कितना हो गया 5, क्योंकि कंप्लीट 20 है तो 15 अगर ये हो गया तो ये कितना बन जाएगा 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, Z इज 45 टू नॉर्थ ऑफ V के 45 नॉर्थ, तो यहाँ पे 30 ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर मुझे कंप्लीट डिस्टेंस 45 का बनाना है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 15, बचा हुआ डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का 15, तो Z आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे कंप्लीट हमने डायग्राम बना लिया। क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में है कि हु इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज लेफ्ट ऑफ Y, सॉरी लेफ्ट ऑफ W। W के लेफ्ट में 2 पर्सन दिख रहे हैं आपको, X एंड Y, राइट। W के लेफ्ट में 2 पर्सन है X और Y। अब यहां पे आपको बोला है कि हु इज टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कैसा होता है, इस टाइप से। आप X से ऊपर की तरफ देखोगे तो Z आपको नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, Y से भी देखोगे Z आपको नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, Z होगा, कि जो पर्सन यहाँ पे लेफ्ट की साइड थे उनसे नॉर्थ ईस्ट आप Z को देखोगे। इफ अ बॉय वॉक्स फ्रॉम V टू W टू X टू Y एंड देन टू Z, मतलब उसकी जर्नी बता रहे हैं। हाउ मेनी किलोमीटर्स हैज ही वॉक्ड। अब ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, बहुत यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है कि पहले वो पर्सन कहां से गया है, देखो V से गया है W तक, फिर W से ऊपर नहीं गया, W से यहां गया, जो जर्नी बताई है वही बताना पड़ेगा। W टू X टू देन Y, यहां से फिर Y, और फिर Y से गया है वो, तो Y से फिर गया है वो Z की तरफ। तो अब बताओ कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई ये वाला और ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, ये वाला। तो आपको इस डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, Y और Z को। कैसे निकालते हैं, दूसरे तरीके से। ये क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है Y और Z के बीच में, कितना आएगा, सिंपल देखो, अंडर रूट WY स्क्वायर प्लस ZW स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट WY कितना है 20 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 225 और 400, 625
राइट 625, तो अंडर रूट 625 कितना हो जाएगा 25 मीटर। तो आपको ये चीज समझनी है कि जो ये वाला डिस्टेंस हमारा निकला है ये 25 मीटर है। अब देखो ये है आपकी जर्नी, जर्नी क्या है, आपको V से लेकर W जाना था, फिर आपको X जाना था, फिर आपको Y जाना था, फिर आपको Z जाना था, ऐसे जाना था। इस बीच आपके पास कितना डिस्टेंस कवर हुआ है 30, प्लस आप ऊपर नहीं गए हो, आप यहां से यहां मुड़ गए हो, तो 20 कंप्लीट, यहां से लेकर यहां तक का 20 है ना ये। फिर Y से ऊपर की तरफ गए हो आप, कितना आ जाएगा 25, तो आंसर में कितना आ जाएगा 75 मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, तो ब्लड रिलेशन का है, इन 3 जनरेशन फैमिली जॉन इज फादर ऑफ मार्क। ठीक है, जॉन क्या है, फादर है मार्क का। ओके, जॉन हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, जॉन के सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन हैं, 2 चिल्ड्रन बना देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक मार्क का सिबलिंग है। जॉन हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, मार्क इज द ब्रदर ऑफ सारा। ये मार्क जो है वो सारा का ब्रदर है। ये दूसरे चिल्ड्रन में एक लड़की आ गई सारा। अब हमें नहीं पता वैसे हाँ कि सारा गर्ल है या फीमेल है, फीमेल है या मेल है। मार्क ब्रदर है तो मेल पर्सन, इसका नहीं पता। सारा इज डॉटर, अब पता चल गया सारा क्या है, डॉटर है। सारा इज डॉटर ऑफ डेविड। अगर सारा ऑलरेडी जॉन की डॉटर हो चुकी है, जॉन का चाइल्ड हो चुका है, तो अगर वो डेविड की डॉटर है तो डेविड और जॉन को मैरिड होना पड़ेगा। एंड अगर ये ऑलरेडी मेल है तो ये फीमेल बनानी पड़ेगी आपको। याद रखिएगा ब्लड रिलेशन में नेम कोई भी जेंडर रिवील नहीं करता है। लिली इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डेविड। डेविड की ग्रैंड डॉटर यहाँ आएगी कहीं पे, लिली नीचे की साइड। हमें नहीं पता वो मार्क के चाइल्ड है या फिर सारा का चाइल्ड है। अब यहाँ पे आगे देखो, रॉबर्ट इज फादर ऑफ सारा, सॉरी रॉबर्ट इज फादर ऑफ लिली। अब रॉबर्ट को फादर बताया, अब लिली आपको पता है यहाँ आएगा, इसका मतलब रॉबर्ट यहाँ कहीं आना चाहिए। रॉबर्ट या तो मार्क से मैरिड होगा या तो सारा से। अब अगर वो फादर है तो वो मार्क से तो नहीं मैरिड होगा, वो सारा से मैरिड होगा। ठीक है, सो आंसर में कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिली इधर आ जाएगा। लिली क्या थी, ग्रैंड डॉटर थी, तो यहाँ पे आपके पास लिली इधर आ जाएगी। तो ये हमारे पास कंप्लीट फैमिली ट्री बन गया। ठीक है, अब आप देखो रॉबर्ट कह रहे हैं कि हाउ रॉबर्ट रिलेटेड टू मार्क। रॉबर्ट कैसे रिलेट करता है, देखो ध्यान से। रॉबर्ट जो है वो ब्रदर इन लॉ है, क्योंकि रॉबर्ट की वाइफ का भाई है मार्क, तो रॉबर्ट क्या लगेगा, उसका ब्रदर इन लॉ लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ लिलीज हस्बैंड विल रिलेट टू रॉबर्ट्स वाइफ। रॉबर्ट की वाइफ सारा है, तो यहाँ पे सारा से कनेक्शन पूछा है। और अगर लिली के हस्बैंड से बोला है, तो लिली का अगर कोई हस्बैंड होगा तो वो सारा से कैसे रिलेट करेगा, वो सारा का क्या लगेगा, देखो सारा की डॉटर है लिली, लिली का हस्बैंड सारा का क्या लग जाएगा, सन इन लॉ। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सन इन लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्ड्स टू नंबर्स में चेंज हो रहा है। अब आप देखिए कि कैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है ये। चलो, सो सर्टेन कोड में आपको चेन का लिखा गया है 38, मैन लिखा गया है 31, तो आपको कैंप का बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जब भी हमारे पास वर्ड टू नंबर में चला जाता है, लेटर टू नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनके प्लेस वैल्यू में कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा, मल्टीप्लीकेशन एडिशन कुछ भी हो रहा होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो चेन में और मैन में, तो मैन की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 14, 1 और 13, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 28। और इसका देख लो 3, 8, 1, 9 और 14, इन सबको अगर हम देखें ऐड करें, मान लो ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में ऐड ही किया हमने, तो ऐड करते हैं अगर, तो ये कितना हो जाएगा 24, 24, 30 टू 35, तो ये कितना हो जाएगा 35। अब अगर मैं 35 से 38 बनाना चाहूँ और 28 से 31 बनाना चाहूँ, तो एक चीज मुझे कॉमन दिख रही है, अगर मैं इसमें +3 कर दूं और अगर मैं इसमें भी +3 कर दूं, तो सब कुछ सेम आना चाहिए। मतलब दोनों में हमने एक ही नंबर ऐड किया, एक ही लॉजिक के साथ ऐड किया कि हमने एक रैंडम 3 नंबर ऐड कर दिया है उसमें। तो हमने दोनों में जब ऐड किया तो 31 यहाँ निकल के आ गया, यहाँ पे 38 निकल के आ गया। तो आपके पास कैंप का भी सेम होगा, प्लेस वैल्यू को ऐड करना है और
फिर लास्ट में +3 करना है। कितना हो जाएगा ये 4, 20 और 20 और कितना हो जाएगा ये 20 और 30 और 33, ठीक है। हाँ ठीक है, तो 16 + 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 16 + 4 20 और ये हो जाएगा 30 और 33, 33 + 3 करेंगे तो आपका 36 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ रहा है मेरा आंसर 36 आ रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो सो यहाँ पे हमारे पास एक डायरेक्शन डिस्टेंस का फिर से क्वेश्चन है। तो कहा गया है कि हाउ फार आर टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर, दो फ्रेंड्स की जर्नी का बताया गया है। स्टार्ट कर लेते हैं। टू फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर, मतलब जहां से भी स्टार्ट किया है उन्होंने एक जगह से स्टार्ट किया, एक साथ स्टार्ट किया है। फॉर 35 इन द सेम डायरेक्शन, तो नॉर्थ की तरफ उन्होंने स्टार्ट किया है क्या, नहीं कहीं से भी स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। तो हम ऐसे बना लेते हैं, ऊपर की साइड बना लेते हैं एक नॉर्मल डिस्टेंस, ठीक है। 35 उन्होंने कवर किया है, एक ही साथ कवर किया है, ए और बी दोनों ने, यहाँ पे ए और बी दोनों साथ में थे। फिर एंड रीच अ पॉइंट, इस पॉइंट पे पहुंच के ए टर्न्स टूवर्ड्स राइट और ए टर्न्स राइट एंड रन्स 40 मीटर, बी टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 25। तो बी ने इधर की साइड गया 25, इधर हो गया बी, और इधर की साइड ए गया और इसने कितना कवर किया 40 कवर किया। नेक्स्ट पूछा गया कि उसके बाद ए ने क्या किया, लेफ्ट टर्न हो गया। यहां से अगर ए लेफ्ट टर्न होगा तो ऊपर की साइड जाएगा एंड 45 मीटर जाके वो रुक गया इस पॉइंट पे आके, यहाँ पे ए अब फाइनल में है। नेक्स्ट देखिए, वाइल बी रन्स राइट एंड रन्स 45, अगेन जो बी है वो भी 45 चला और यहाँ पे जाके रुक गया, ठीक है। तो ये उसका फाइनल है। फिर पूछा है कि अब बताओ कि ए और बी कितना दूर है। अब एक चीज देखिए कि यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस उन दोनों के बीच में पूछा गया है कि यहाँ पे वो एक दूसरे से कितना दूर है। ये इजिली आ सकता है, देखो जो ये डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा, हम डायरेक्शन डिस्टेंस में पढ़ते हैं। तो 40 + 25 इट विल बी 65। कितना आंसर आएगा मेरा आंसर आएगा 65 मीटर। ओके सो दिस विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अगेन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है विद डेटा सफिशिएंसी। ओके देखिए आपके पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपने ये रीड कर लिया होगा और सॉल्व करने की ट्राई कर चुके होंगे। इस डेविड अ ब्रदर ऑफ एरिक, यहाँ पे सिंपल पूछा गया कि डेविड क्या ब्रदर लगता है, मेल भी बताना है और उसका रिलेशन भी बताना है। तो जब तक रिलेशन और जेंडर क्लियर नहीं होगा डेविड का मेल, तब तक आप इसको आंसर नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। तो बताना है कि डेविड ब्रदर है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे एरिक इज ब्रदर ऑफ माइकल एंड माइकल इज द ब्रदर ऑफ डेविड। अब एक चीज ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पे एरिक का पता है कि एरिक जो है वो ब्रदर निकल चुका है माइकल का, और माइकल का भी पता है कि वो ब्रदर निकल चुका है डेविड का। बट यहाँ पे डेविड का श्योरिटी नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है, इसलिए इससे तो आंसर नहीं आया। सेकंड वाले को अब आप ट्राई करो कि डेविड एरिक और माइकल सिबलिंग है। यहाँ पे सिर्फ इतना पता चलेगा एक सिबलिंग का रिलेशन है सबके बीच में, ये नहीं पता चलेगा कि डेविड का फिर से जेंडर क्या है। तो इसका मतलब सेकंड से भी आप आंसर नहीं निकाल पाए। जब फर्स्ट से नहीं आया फिर सेकंड से नहीं आया, फिर आप क्या करते हो, दोनों को ऐड करते हो, ऐड करके देखोगे आप, तब भी सिर्फ यही बन पाएगा आपका ज्यादा से ज्यादा, उसमें भी आपका डेविड का भी रिलेशन नहीं पता होगा। तो यहाँ पे से फिर से लास्ट में डेविड कितना आ जाएगा, अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड भी करोगे तो प्लस माइनस, मतलब मेल फीमेल का नहीं पता। जब भी ऐसे आपको मेल फीमेल का नहीं पता तो वो सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकती है, इट इज नॉट क्लियर, तो आपका आंसर क्या आएगा, फोर्थ वाला, आर नॉट सफिशियंट, बोथ 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशियंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डेटा सफिशियंसी का, अभी हमारे पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। कहा गया है कि 3 सिटीज हैं, सॉरी 2 एंड क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ एंड 3 cities GHI, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 cities है GHI इन अ स्टेट, 3 cities की बात हो रही है। बोला गया है कि हाउ फार इज G फ्रॉम सिटी H,
सिटी जी जो है वो कितना दूर है। फार मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, उसके लिए एक पॉइंट भी पता होना चाहिए, डायरेक्शन दोनों की पता होनी चाहिए, तभी एक करेक्ट डिस्टेंस, स्पेसिफिक डिस्टेंस आता है। सिटी एच इज 15 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आई, तो यहाँ पे जी का ही कोई मेंशन नहीं है, यहाँ पे एच का मेंशन नहीं, तो फर्स्ट एंड सेकंड अलोन तो आप नहीं फाइंड आउट करोगे। दोनों को मिला के देखो तो आपको ये मिलेगा कि एच जो है वो 15 किलोमीटर आई से है, बट किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में, कहाँ। उसी वजह से हमारे पास जी का भी नहीं पता होगा, क्योंकि आई से दोनों सिटीज की दूरी तो पता है। देखो आई अगर मेरे पास यहाँ पे है तो एच कैन बी हियर, फिर जी कैन बी एट दिस पोजिशन, 15 मीटर, 23 मीटर। सिमिलरली एच यहाँ भी हो सकता है, फिर जी यहाँ हो सकता है, एच यहाँ हो सकता है, एच यहाँ हो सकता है, जी यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी। तो कोई पॉइंट स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे फोर्थ पॉइंट चूज करोगे। क्योंकि अगर आप देखोगे भी, रख के भी डायग्राम भी बनाओगे, यहाँ पे डायग्राम क्या बनेगा कि जी और एच का कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन है ही नहीं। 15 किलोमीटर तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ये डेटा सॉरी रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको कैलकुलेशन थोड़ा करनी पड़ेगी। कहा 5 आपके पास रिलेशन दिए गए हैं, एक तरीके से आपको एक दूसरे के पेन का इक्वेशन दिया है। 5 फ्रेंड्स हैं, पेन है डिफरेंट, उनके बीच की इंफॉर्मेशन दी गई है। लास्ट में पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन, ध्यान से देखो। E परचेज्ड 7 पेन्स मोर देन C डिड। वैसे तो यहाँ से आपको कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल क्लैरिटी हो इसलिए मैं कन्वर्ट कर देती हूँ एक इक्वेशन में इसको। यहाँ से क्या मिला आपको, E के पास जो है वो 7 पेन ज्यादा है C से, ये मिला, ठीक है। A और B के पास साथ में मिलकर मतलब दोनों का सम कितना है, 20 है, 20 पेन्स का है। D परचेज 4 पेन्स लेस देन A का मतलब है D के जितने भी पेन होंगे वो A से 4 कम है। अगर मान लो A पे 10 है तो D पे 6 होंगे, इस तरीके से कहा गया है। C और D टुगेदर परचेज, तो C और D का जो सम है वो कितना है, 25 पेन का है। एंड A परचेज 5 मोर देन C, तो A के पास C से कितने ज्यादा पेन है, 5 ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इन सारी इक्वेशन में से हम किसको जल्दी सॉल्व करें, पहली 2 इक्वेशन कौन सी पकड़ें कि आपके पास वो दोनों की वैल्यू आ जाए। अब आप देखोगे यहाँ पे ए और बी का सम है, फिर ए सी और डी का सम है, यहाँ से तो कुछ नहीं होगा। ए का वैल्यू सी से गिवन है, फिर ए का वैल्यू सी से गिवन है, ओके। यहाँ पे एक चीज इन दोनों को देखिए, अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू रखूं, ठीक है, और इसको भी देखिए साथ में, सी और डी का सम गिवन है। अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकालूं, अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम उल्टा करें, 5 को उधर के साइड ले जाएं, तो a-5 बनेगा, ये वाला a-5। अब a-5 का आपको क्या करना है, देखो सी का जो हमारे पास पेन का वैल्यू था वो एक ही लैंग्वेज में है, डी का भी एक ही लैंग्वेज में है। सी प्लस डी को अगर हम करते हैं, देखो अब ध्यान दो, इन तीनों को हमने यूज किया तो आपके पास सी और फिर हमने इसमें किया, देखो इस वाली इक्वेशन में हम इसको रखने वाले हैं, सी प्लस डी, ठीक है, 25 है, ओके। अब सी की वैल्यू हो गई a-5 प्लस डी की वैल्यू कितनी हो गई, a-4, 25 हो गया। अब सिंपल है, इक्वेशन सॉल्व कर लो a के लिए। अब आपके पास बाहर प्लस का साइन तो कोई चेंज तो होगा नहीं, तो यहाँ पे a-5, a और a के लिए आप ऐड करोगे a प्लस a 2a, -9 इज इक्वल टू 25, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 9, 34 आई थिंक, हाँ 34 और 2a, फिर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17, a की वैल्यू कितनी हो गई, 17। जैसे ही a आया c आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी थी, a-5, तो यहाँ से c निकाल लो अब आराम से, c की वैल्यू आ जाएगी a-5 मतलब 17 - 5 दैट इज 12, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a-4 दैट इज कितना आ जाएगा, 13, हो गया दोनों मिला के 25। अब E का देखो, E की भी आ जाएगी, अगर C 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 19, B का इतना आ जाएगा, क्या नाम है इसका, B, A प्लस B इज 20, अगर A 17 है तो B 3 हो जाएगा ओनली, तो A B C D E तीनों का आ गया वैल्यू। विच वन हैज अ थर्ड लोवेस्ट, थर्ड लोवेस्ट मतलब फर्स्ट लोवेस्ट, सेकेंड लोवेस्ट एंड थर्ड लोवेस्ट, आई थिंक थर्ड लोवेस्ट आपका D के पास है, ठीक है, D आंसर होगा इसमें पर्सन।
हाउ मेनी पेन बी हैज, तो बी के पास कितने पेन है, 3 पेन है ओनली, 3 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ इट इज संडे 12 जनवरी 2017, फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 12 जनवरी 2025। अब यहाँ पे कैलेंडर का क्वेश्चन है, ध्यान रखो कि हमारे पास डेट सेम है, ठीक है, जो डेट और मंथ है वो सेम है, सिर्फ ईयर का डिफरेंस है, ईयर का डिफरेंस है। अब अगर आप ध्यान दो, हमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो हम कैसे करते हैं, सिर्फ ईयर के ही बीच के ऑड डेज निकालने हैं, क्योंकि वो दोनों तो सेम ही है, सिमिलर है। अब आपको एक चीज देखनी है कि इनके बीच में कितने ईयर हैं, 3 और 5 कितना हो गया, 8 ईयर्स। अब इन 8 ईयर्स के बीच में आपको उन 8 सालों में, 8 सालों के इंटरवल में लीप ईयर निकालने हैं। लीप ईयर का मतलब है 2020 एक लीप ईयर हो गया, 2020 और 2024 2 लीप ईयर हो गए। तो इसमें 2 लीप ईयर्स आए और बाकी के 6 नॉर्मल ईयर आ गए, है ना। तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 4 ऑड डेज। अगर एक नॉर्मल में एक ही होता है तो 6 में 6 ही होंगे ऑड डेज। दोनों को ऑड डे को ऐड करोगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 10 ऑड डे। डिविजिबल है अभी 7 से, तो 10 डिवाइडेड बाय 7 करोगे कितना आ जाएगा, 3 ऑड डे। अब 3 ऑड डे का हम क्या करेंगे, अगर इस दिन संडे होगा तो नेक्स्ट जो हमारा ईयर के लिए पूछा गया है प्लस करेंगे, संडे में 3 दिन ऐड कर दो, मतलब उसके 3 दिन नेक्स्ट। तो यहाँ पे ट्यूसडे, संडे के बाद मंडे आएगा ना, मंडे फिर ट्यूसडे एंड थर्ड डे जो होगा दैट विल बी योर आंसर, आंसर विल बी वेंसडे। तो इस दिन 12 जनवरी 2025 को वेंसडे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहां से आगे चलते हैं। क्लॉक का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, एक बार इसको ट्राई करिए सॉल्व करना। अब यहां पे देखो, आपके पास इस टाइप से कहा गया है पहले में कि भाई इस टाइम इंटरवल के बीच में 3:16 PM से लेकर 3:17 PM के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड किए थे। कोइंसाइड का मतलब है दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, टुगेदर होंगे। टुगेदर का भी मीनिंग क्या होता है, जब कोइंसाइड करते हैं तो थीटा कितना होता है हमारे पास, एंगल कितना बनता है उन दोनों के बीच में, 0 डिग्री का एंगल बन रखा होता है। अब 0 डिग्री का एंगल बना होता है, हमें अब यहाँ पे एक तरीके से इसको इस तरीके से मानना है कि भाई टाइम निकालना है, क्या ये टाइम अगर इस टाइम के बीच में मैच करेगा, इसी टाइम के इंटरवल के बीच में लाई करेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी, नहीं करेगा तो रॉन्ग होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, t इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा, ठीक है, और 2/11। अब यहाँ पे 30h का मतलब है 3 से लेकर 4 के बीच का टाइम है ये, मतलब लोअर लिमिट ही हम लेते हैं, 3 बजे का टाइम दिखा रहे हैं, तो 30 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस 0 हो चुका है तो 0 ही, 2/11। इसको बस सॉल्व करना है अब आपको, तो 180/11, क्योंकि ये हो गया पूरा 180/11। अब इसको 11 से डिवाइड करोगे, 11 1 11, 7 0 6 6/11। इस टाइमिंग को कैसे लिखते हो आप, इस टाइमिंग को आप लिखते हो 3 PM हो रहा है, हाँ 3 PM, तो 3 मतलब 16 मिनट्स पास 3 होता है ना, 16 मिनट्स पास 3, तो ये अराउंड कितने का टाइम है, ये अराउंड है आपका 3:16 PM से लेकर, या PM हो रहा है तो PM, AM हो रहा है तो AM, 3 PM से लेकर ये टाइमिंग है आपका 3:17 PM तक का, क्योंकि ये 6/11 बीच का टाइमिंग है आपका, ठीक है। तो 16 होल 6/11 आपका इन दोनों के टाइम इंटरवल के बीच में ही आ रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट मिनट नहीं हुआ। अगर मिनट हो जाता या 17 हो जाता तो इसका मतलब 17 के बाद था, तब ये गलत होता, बट ये टाइमिंग आपका इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि दिस वन टाइमिंग बोथ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड कोइंसाइड। अब ये बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा, कई बार इसमें अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो रॉन्ग हो जाता।
पहले आर हैंड एंड मिनट हैंड था तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हुआ। यहाँ पे मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। एक मिनट के अंदर जो सेकंड है हमारा पूरा निकल जाता है, पूरा चल लेता है। तो उस पूरे साइकिल में कभी ना कभी वो मिनट हैंड से तो मिला ही होगा, क्योंकि वो पूरा जब तक 1 मिनट में चलता है तब तक सेकंड पूरा हो चुका होता है, तो एक ना एक बार तो मिल ही चुका होगा वो। तो इसलिए हमारा ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो विद रिगार्ड टू 4 मेंबर्स। 4 मेंबर है हमारे पास, डेविड, एमा, लियाम और सोफिया। लियाम इज टॉलर देन डेविड एज वेल एज एमा। यहाँ पे डेविड और एमा से दोनों से टॉलर है। पूछा गया है कि इनमें से टॉलेस्ट कौन है। ठीक है, तो पहले से तो नहीं निकलेगा क्योंकि सोफिया का पता ही नहीं है, वो इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, रॉन्ग हो गया। सोफिया इज नॉट द टॉलेस्ट वन, सोफिया जो है वो टॉलेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे बस इतना ही पता चला कि सोफिया टॉलेस्ट नहीं है, बस बाकियों का नहीं पता। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर लियाम, इतना ही हमारा निकला +1 से, तो 2 को अगर ऐड करेंगे, उन्होंने कहा कि जो सोफिया है वो टॉलेस्ट नहीं है, तो सोफिया इससे तो छोटा ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ आ जाएगा तो सबसे टॉलेस्ट हो जाएगा। तो सोफिया, डेविड और एमा के बीच का रिलेशन नहीं पता, बट इतना पता है कि एल तो जो लियाम है वो तो टॉलेस्ट ही होगा। सो मेरा आंसर निकल जाएगा, जो हमको फाइंड आउट करना था उससे मतलब है, बाकियों से मतलब नहीं है, 3 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस। लास्ट में क्या पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन को हम इजिली शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं कि उसने पहले नॉर्थ से स्टार्ट किया था, तो फाइनल डायरेक्शन पूछी हुई है। अगर कोई पर्सन नॉर्थ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो उसके बाद आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ, इसी डिस्टेंस में उसने 30 मीटर चला, फिर उसने राइट मुड़ गया, उसके बाद फिर वो लेफ्ट मुड़ा, फिर अगेन लेफ्ट मुड़ा, फिर 25 मीटर चला, अगेन उसने एक लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स 10 मीटर, फाइनली उसके बाद एक और लेफ्ट लिया, फिर बता रहे हैं कि कौन सा डायरेक्शन आपका लास्ट होगा। अब एक चीज यहाँ पे देखिए कि जब हम सोचते हैं कि राइट और लेफ्ट जब हमारे पास होते हैं, कहीं से भी राइट और लेफ्ट, राइट के बाद लेफ्ट आया तो हमारे पास सेम डायरेक्शन आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक तो नॉर्थ ही रहेगा। फिर एल और एल देखोगे आप, 2 सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पे से साउथ बन जाएगा यहाँ तक, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव सेम डायरेक्शन है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करेगा। अब लास्ट में लेफ्ट है, तो कोई पर्सन साउथ डायरेक्शन से फेस कर रहा होगा, वहां से अगर लेफ्ट मुड़ेगा तो किधर की तरफ देखेगा, इधर की तरफ, और ये क्या डायरेक्शन है, दिस इज ईस्ट, तो इसके बाद यहाँ पे क्या देखेगा वो, ईस्ट, तो आंसर में क्या आना चाहिए, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM, द क्लॉक गेन्स 10 मिनट इन एवरी 24 आवर्स। तो देखो, हर 24 घंटे में कितना आवर कवर कर रही है वो, कितने मिनट कवर कर रही है वो, 10 मिनट्स गेन कर रही है, आगे चल रही है। राइट टाइम उसका कब था, 8 AM था। ठीक है, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम, क्या ट्रू टाइम होगा कि जब वो जो क्लॉक होगी वो 1 PM, अब 1 PM है तो आर तो सेम ही हो रहे होंगे, 1 बजे तक आपको पहले पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग डे का मतलब नेक्स्ट डे का पूछा गया है, सेम डे का नहीं पूछा गया है, बोला गया है। तो 8 बजे 8 AM से लेकर नेक्स्ट डे का 8 AM तक 24 आवर हो गए, 24 आवर हो गए। ठीक है, फिर उस 24 आवर के बाद यहां तक भी काउंट करो, तो 8 AM से लेकर 12 बजे तक कितना हो गया, 4 और 5, यहाँ पे 5 आवर्स हो गए ये पूरा। ठीक है, ठीक है, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक 4 घंटा, फिर 1 घंटा और, तो आपके पास ये हो गया 5 आवर्स। ठीक है, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 29 आवर्स, राइट। ठीक है, अब 24 घंटे का 10 मिनट तो उन्होंने बोला ही हुआ है, तो यहाँ पे तो 10 मिनट हो गए। अगर यहाँ पे से मान लो 1 आवर में कितना हो जाएगा, अगर मैं निकालूं तो 10/24। ठीक है, कितना मिनट गेन करेगा वो, इतना मिनट गेन करेगा। अगर मुझे यहाँ पे से 24 का तो चलो पता ही है, 5 आवर्स का भी निकालना है, +5 आवर। ठीक है, तो 5 घंटे का कितना हो जाएगा, कितना गेन करेगा, 10/24,
इंटू में 5, ठीक है। सो कितना आ जाएगा ये टोटल, तो ये वाला 10 प्लस 50 अपॉन में 24, ठीक है। अब 1 PM से पीछे की तरफ आपको जाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 50 अपॉन में 24, 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ मिनट आएगा आपका ये। और 10 मिनट्स तो पहले का ही था, ये वाला जो 24 आवर्स था, यहां तक उसने 10 मिनट गेन किया, प्लस 5 आवर्स में उसने 2 पॉइंट समथिंग मिनट, ठीक है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग मिनट वो गेन करेगा। अब यहाँ पे तो टोटल कितना हो गया, टोटल गेन कितना हुआ उसका, पहले का 10 मिनट्स प्लस ये 2 पॉइंट समथिंग मिनट्स, तो अराउंड, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम कुछ इस हिसाब से दिखा है, तो ऑन एवरेज हम लगा सकते हैं कि 12 मिनट उसने गेन किया होगा, राइट। गेन करने के बाद जो रॉन्ग टाइमिंग था इट वाज 1 PM, आपको राइट टाइमिंग निकालना है। तो जो करेक्ट टाइमिंग होगा वो 1 PM से पीछे की साइड होगा, क्योंकि गेन किया है वॉच ने, क्लॉक ने। तो 12:28 होगा, क्योंकि 60 माइनस 12 कितना होता है, 48 होता है, ठीक है। 12:60 1 PM ही तो हुआ, तो इसलिए आपके पास इतना टाइम आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड पेरिस इज रिटर्न एज 9, हाउ इज टोक्यो रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज। ओके, तो भाई पेरिस को ऐसे लिखा गया है, तो अगेन नंबर में चेंज हुआ है, तो एक बार इनकी प्लेस वैल्यूज को लिख लेते हैं। 16, 1, 18, 9 और 19। अब क्या करेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 आए, तो कई बार जब हमारे पास छोटा नंबर बन जाता है तो हो सकता है कि डिजिटल सम किया होगा हमने, मतलब इसको पहले ऐड कर दो, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 27, आई थिंक ये हो गया पूरा 27, 27, 28, 37 और ये वाला 37 प्लस 6 43, 53, वन सेकेंड, नाइनटीन प्लस 1 20, 38, ठीक है, ये वाला 38 हो गया यहां तक, हाँ 19 प्लस 20 30, 38 और 16 प्लस 9 34, 24 सॉरी, 25 हो गई है, ठीक है। तो ये पूरा आ गया आपका 63, ठीक है, 63 आ रहा है ये, ओके 63। तो मान लो मैंने डिजिटल सम किया तो 9 आ रहा है यहाँ पे से, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे, तो 20 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 25 प्लस और फिर से 15, कितना हो जाएगा ये, आई थिंक ये वाला पूरा आपके पास 40 हो जाएगा, ठीक है, 40, 60 और 70, 75 और 76 और 86, 86 हो रहा है। 8 प्लस 6 करोगे तो 14 आ रहा है, 14 विल बी द आंसर, ठीक है। तो जब भी मेन ये याद रखना है कि लेटर्स टू नंबर में कन्वर्ट होता है तो उनके प्लेस वैल्यू से ही कुछ प्लस माइनस वहां पे या मल्टीप्लीकेशन कुछ ना कुछ होता है, या कोई एडिशन हुआ है न्यू नंबर का, तो ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। अब आपको देख रहा है कि सारे सेंचुरी लीप ईयर्स हैं, मतलब सारे सेंचुरी ईयर्स हैं। सेंचुरी ईयर को लीप ईयर होने में क्या करना पड़ता है कि हर एक ईयर को, हर एक सेंचुरी ईयर को 400 से डिविजिबल होना होता है, क्योंकि सेंचुरी ईयर की हम बात कर रहे हैं। तो 800 डिविजिबल बाय 400, 1200 भी है, 1600 भी है, सिर्फ कौन नहीं है 900। तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 4 से नहीं 400 से डिविजिबल, आंसर विल बी सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं आगे। ओके, अगेन सिलॉक्स का क्वेश्चन है, नो डोर इज लैंड, सम डोर्स आर फ्रूट, ठीक है, फ्यू फ्रूट्स, फ्यू मतलब सम, ऑल मेटल, ठीक है ये मेटल है, ऑल मेटल इज ट्विटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नो डोर
इज ट्विटर, कोई भी डोर ट्विटर नहीं है, डोर और ट्विटर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है, तो हम श्योर नहीं हो सकते। सम ट्विटर आर बॉर्डर्स, सम ट्विटर आर बॉर्डर्स, वेयर इज बॉर्डर, आई थिंक ये डोर है, ठीक है। ठीक है, चलो सो ऐसा करते हैं, बॉर्डर तो है नहीं, ये मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे, तो इसको लैंड अगर हम बोले, ठीक है। सम ट्विटर आर लैंड, अगेन ट्विटर और लैंड का भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जैसे डोर और ट्विटर का रिलेशन नहीं था वैसे ही लैंड एंड ट्विटर का भी कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे डायरेक्ट, तो यहाँ भी आप श्योर नहीं हो सकते, नीदर वन नॉर ट्रू, ठीक है, नीदर वन नॉर सेकेंड इज ट्रू, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द 11th ऑफ अ मंथ फॉल्स ऑन डे प्रिसीडिंग संडे देन व्हाट विल बी द थर्ड ऑफ द मंथ फॉल। देखो बहुत सिंपल है, प्रिसीडिंग डे बोला है उन्होंने, इसका मतलब जो है 11th उस मंथ का पड़ता है सैटरडे को, नॉट संडे। प्रिसीडिंग ऑफ द सैटरडे का मतलब है, संडे का मतलब है उससे पहले वाला दिन, तो सैटरडे आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है कि थर्ड, उसी मंथ का थर्ड पूछा गया है, तो आपको पता है हर 7 डे पे रिपीट होता है, तो इससे पहले जो 7th होगा मतलब जो 4th होगा उसको भी सैटरडे ही होगा, तो भाई थर्ड डे को क्या होगा फिर, उससे पहले दिन फ्राइडे होगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा, फ्राइडे विल बी माई आंसर, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि हर 7th डे पे जो वीक ऑफ द डे है वो रिपीट होता है, ठीक है। सो आई होप आपका ये सारी चीज क्लियर हो गई। हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस का आपको एक बार खुद से ट्राई करना था और ऐसे ही क्वेश्चंस का आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ओके। सो नाउ दिस इज कंप्लीट 100 आवर्स कोर्स, ठीक है। ये आपका डेडिकेटेड फॉर सीसेट है, जिसमें आपका सीसेट का जो कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है, ठीक है। इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस भी हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी, टेस्ट सीरीज हैं आपके जो आपके तीनों ही टाइप की होंगी, वीकली लाइव डाउट सेशन आपके लिए जाते हैं इसके अंदर, एंड लाइव रिवीजन क्लासेस भी होती है, जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा उसके पहले आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको इस इस कोर्स के अंदर मिलती है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन ज्वाइन इन दिस कोर्स, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके जो यूपीएससी सीसेट है उसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी विद अ डिसिप्लिन मैनर, विद अ टाइमली मैनर, ओके। चलिए, सो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड ये ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस का ट्राई करते रहना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।